हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने की 100% संभावना है। तो अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास चैप्टर नंबर 1 BA पार्ट 1, जिसे BA फर्स्ट ईयर भी बोल सकते हैं। वीडियो नंबर 4 बाकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी वीडियो को भी आप यदि कर लेते हो तो इतिहास जैसे सब्जेक्ट में आप 100 में 100 स्कोर कर पाओगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। पेपर नंबर 1 देखने वाले हम लोग, ठीक है। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो। आज के सारे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, ठीक है। और बात रहा सब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख सकते हो। काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न को लेकर चलेंगे ताकि आपको बोरिंग सा फील ना हो और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा एग्जाम यानी कि स्कोर कर पाओ। जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। मान के चलो आप रखे हो सब्जेक्ट में इतिहास, परंतु आपको ये नहीं पता कि इतिहास के पिता कौन है, तो फिर आप पढ़ना ना पढ़ना कोई बात बनती ही नहीं, ठीक है। तो ये आपसे कोई भी कभी भी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इतिहास के पिता जो है उसे कहा जाता है हेरोडोटस को, ठीक है। हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक थे, पिता थे। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो आपको याद होना चाहिए इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यह किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी इंडिका, जो कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक सुधार के बारे में लिखी गई थी। क्या मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का क्या प्रशासन था, सारा कुछ उसके बारे में लिखा हुआ था, ठीक है, इंडिका में। प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। और नए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। सेल्यूकस निकेटर अब कौन थे, इनके बारे में जानते हैं। सेल्यूकस निकेटर जो है वो महान सिकंदर, जी हाँ, महान सिकंदर के सेनापति थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुई थी और युद्ध में जो है सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी और उन्होंने अपनी जो है पुत्री के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करी थी, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका किसकी रचना है। अभी मैंने बताया था इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और एक प्रश्न मैं आपसे करता हूँ, मेगास्थनीज, जी हाँ, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था, इसके बारे में आपको बताना होगा क्योंकि बहुत सारे छात्रों को ये नहीं पता कि मेगास्थनीज का राजदूत कौन है। तो इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना, ये होमवर्क रहा। और इंडिका की किसकी रचना है, तो मेगास्थनीज की रचना है, ठीक है। और किसके राज दरबार में करी थी, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में करी थी। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और इसके बारे में आपको बताना है। मिस नरेश यमली फिलो डेप्लुस का राजदूत डायनोसियस किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए हुए थे, ठीक है। डायनोसियस किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए हुए थे, तो बिंदुसार के राज दरबार में कौन आए थे, डायनोसियस। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए हुए थे, तो मेगास्थनीज। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मेगास्थनीज का जो है उत्तराधिकारी हम किसे कह सकते हैं, डायनोसियस को, ठीक है, डायनोसियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीरियस नरेश अंतियोकस का राजदूत डायमेकस किस मौर्य सम्राट के राज दरबार में आए हुए थे, इसके बारे में आपको बताना है। और सारे प्रश्न हम वही लिए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिंदुसार। जी हाँ, डायमेकस जो है वो बिंदुसार मौर्य सम्राट के दरबार में आए होते हैं। बिंदुसार किस वंश के थे, मौर्य वंश के थे, ठीक है। बिंदुसार किस वंश के थे, मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके राज दरबार में बहुत बड़े विद्वान रहते थे, उन विद्वान का नाम था क्या, कालिदास, ठीक है। कालिदास के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में कौन सा चीनी यात्री आए हुए थे, इनके बारे में आपको बताना। फाहियान, जी हाँ, फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए थे। और ह्वेनसेंग की बात करते हो हर्षवर्धन के राज दरबार में आए हुए थे, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज और बिंदुसार के राज दरबार में आए थे डायमेकस। तो ये सारे प्रश्न आपके SSC रेलवे एग्जाम में भी बनने की संभावना है 100% और आपके BA पार्ट 1 में भी बनने की संभावना है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण लिए गए हैं, वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना, इसमें कतई संदेह नहीं है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन लेख कौन सा है, सबसे प्राचीन लेख कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है बोधज कोई, जिसे हम बोगाज कोई भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। सबसे प्राचीन लेख है बोधज कोई या बोगाज कोई। ये लेख किसका है, तो महान अशोक का है, जी हाँ, महान अशोक का है। रुद्र, और यहाँ आता है रुद्रमर का जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो शासक का है, ठीक है। तो ये सारे आपको याद होना चाहिए। समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति किसका है, तो समुद्रगुप्त का है, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाता है बोधाज कोई यानी कि बोगाज कोई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68, जी हाँ, मध्य एशिया के बोधाज कोई से प्राप्त अभिलेख का लगभग समय कितना पुराना है। सबसे पुराना
अभिलेख आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर करोगे बोधज कोई। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो महान अशोक से संबंधित है। ठीक है, और ये कितनी पुरानी है? तो लगभग 1400 ईस्वी पूर्व पुरानी है। कौन? बोधाज कोई। सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें तो बोधाज कोई। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये प्यारे दोस्तों समुद्रगुप्त, जी हाँ, के विजयों का विशद वर्णन किस लेख में मिलता है? समुद्रगुप्त के विजयों का विशद वर्णन किस लेख में मिलता है? तो पर्याग प्रशस्ति में। जी हाँ, पर्याग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त के बारे में बताई गई है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने किया था? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने करा था? तो इसके बारे में आपको बताना है, हिंदी यवनों ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य किसने करा था? हिंदी यवनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम किस उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है? अब ये चार आश्रम है क्या? चार आश्रम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चार आश्रम हम ही लोग से जुड़ा हुआ है। एक होता है मतलब ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। इसी प्रकार ये हमारे चारों आश्रम की चर्चा की गई है। ठीक है, अभी हम लोग जो है ब्रह्मचर्य आश्रम से गुजर रहे हैं। इसके बाद हम लोग गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, इसके बाद संन्यास धारण करेंगे। इसी तरह का हम लोग का आश्रम चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे यानी कि हमारे बारे में बताई गई इसमें हम लोगों के बारे में। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है जबलो उपनिषद में। जबलो उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चारों उपनिषद आश्रमों की उल्लेख की गई है जबलो उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, उद्घृत किया गया है? तो उद्घृत का मतलब है लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? और हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और ये लिया गया है कहाँ से, किस उपनिषद से लिया गया है? तो प्यारे दोस्तों इसके बारे में भी आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है मुंडकोप उपनिषद। जी हाँ, मुंडकोप उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख किस है? 24 बैलों द्वारा हल को खींचा जा रहा है, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? हमें इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हो जाता है प्यारे दोस्तों काठक संहिता में। काठक संहिता में जो है 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का उल्लेख बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन इतिहास के कुल कितने साक्ष्य हैं? तो प्राचीन इतिहास के कुल मिला के 3 साक्ष्य हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। भारतीय इतिहास के कुल कितने साक्ष्य हैं? तो 3 हैं। ठीक है, जैसे कि आप एक बार यहाँ पे समझते हैं, प्राचीन इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, इसके जानने के पीछे कौन सा साक्ष्य है, कैसे मान लें कि ये सब हुआ था। बहुत सारे मतलब जो हुए थे, मतलब बात कर लेते हैं वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, तो वो सारी घटना को हम लोग कैसे जान सकते हैं? तो 3 माध्यम से जान सकते हैं। अभिलेख के माध्यम से जान सकते हैं, और पुरातात्विक स्रोत के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, उसके द्वारा जान सकते हैं। तो ये सारी जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को जानने का स्रोत है। कुल मिला के 3 तरीके से हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय इतिहास के ज्ञान का प्राचीन स्रोत क्या है? भारतीय इतिहास को हम जानना चाहते हैं और उसके ज्ञान का प्राचीन स्रोत कहाँ है, कहाँ से आया है? प्राचीन इतिहास में जो है ज्ञान का स्रोत कहाँ से आया हुआ था? तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऋग्वेद से जो है भारतीय इतिहास के ज्ञान का प्राचीन स्रोत है। ठीक है, तो ऋग्वेद आप सभी को भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसका जो है PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक, देखिए प्यारे दोस्तों वर्षावास की बात कहे जाए तो गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा प्रवचन दिया था श्रावस्ती में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रवचन दिया था श्रावस्ती में। ठीक है, और प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाता है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस के माध्यम से आपको प्रत्येक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग यानी कि रामायण की रचना करी थी वाल्मीकि, महाभारत की रचना करी थी व्यास, अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, और राष्ट्रंगिनी की रचना किसके द्वारा की गई थी? कल्हण के द्वारा, परंतु यहाँ विलहन है। और राष्ट्रंगिनी में कितने तरंग हैं? तो कुल मिला के 8 तरंग है। इसकी रचना की गई थी कल्हण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी जो है यहाँ पे सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बौद्ध संघ के आचरण निम्न में से कौन सा ग्रंथ में है? बौद्ध संघ में जो आचरण दी गई थी, इसके बाद क्या कहते हैं, जो रूल रेगुलेशन था वो कहाँ से ली गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है अभिधम पिटक से। अभिधम पिटक से जो है बौद्ध संघ के आचरण के निम्न में से ये ग्रंथ है अभिधम पिटक। कुल मिला के
त्रिपिटक की संख्या जो है 3 है। कौन कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक में जो है वो बौद्ध संघ के आचरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? जैसे बुद्ध ने वैशाली गए हुए थे, कपिलवस्तु गए थे, कौशाम्बी गए थे, परंतु उज्जैनी नहीं गए हुए थे। वो कौन? बुद्ध साहब। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अलार कलाम कौन था? अलार कलाम कौन था इसके बारे में बताना है। बुद्ध का शिष्य था, प्रख्यात बौद्ध सन्यासी था, गौतम बुद्ध का शिक्षक था या बुद्ध का मित्र था, इसके बारे में आपको बताना है। तो बात कर लेते हैं हम लोग प्यारे दोस्तों। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। तो गुरु को हम शिक्षक भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध का एक शिक्षक था, कौन? अलार कलाम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी शानदार ये सेशन लगा होगा और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बात करा पीडीएफ का, तो आप पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।